हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक क्विक टेक्निकल कन्फर्मेशन दीजिए। मेरे एंड से मुझे सब नज़र सही आ रहा है एंड ऑडियो इनपुट इज कैप्चर इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। आई होप everybody is able to see me, hear me properly. आज हम आगे क्लास 5 ऑफ योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जहाँ हम मॉड्यूल सी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ आज के सेशन में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन क्वेश्चंस दिखने वाले हैं यूनिट 15 से यूनिट 16 से। ओके, 2 यूनिट्स ऑफ योर मैकमिलन में आज कवर कर रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज सेशन। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करें। ओके, ऑल्सो डाउनलोड द ऑलिव बोर्ड ऐप, ताकि आपको मैक्सिमम असिस्टेंस मिलती रहे आपके एग्जाम से रिलेटेड। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में Disha Dua, and we study your BRBL subject together. Here are a few of my qualifications on the screen. Let's get going with question number 1 on your screen. First question क्या बोलता है कि आपको बताना है ओम्बड्समैन स्कीम में, RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंदर एपिलिएट अथॉरिटी कौन है? गवर्नर ऑफ RBI है, फिनेंस मिनिस्टर है, डिप्यूटी गवर्नर RBI है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI है? जितनी एम्फेसिस दे कि मैंने ऑप्शन दिया है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है आंसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI ही है। एपिलेट अथॉरिटी यही है, ठीक है। जो कंट्रोलर होगा या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा वो फर्स्ट देगा आपको जो भी वट एवर इज द ऑर्डर और डिक्री और अवार्ड कमिंग, बट आप अपील लेकर जा सकते हो फर्दर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन ओम्बड्समैन और अ डिप्यूटी ओम्बड्समैन मे बी अपॉइंटेड अंडर द स्कीम? कितने साल के लिए मैक्सिमम? 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 10 ईयर? कितने साल की मैक्सिमम ओम्बड्समैन या डिप्यूटी ओम्बड्समैन अपनी कुर्सी पर हो सकते हैं? इट इज 3 years. Second question, dear bankers, it's B, 3 years. Okay, important question. It's an important question. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? All complaints may be sent under the scheme to CRPC only. सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज रिसीव एंड प्रोसेसिंग सेंटर पे ही जाएगी कोई भी कंप्लेन अगर हमारे ओम्बड्समैन स्कीम में जाती है, विच इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि फिजिकली भी जा सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी जा सकती है, RBI के रेलिवेंट डिपार्टमेंट RBI के डिपार्टमेंट में जा सकती है, जो रेलिवेंटली ऑफ कोर्स ट्रांसफर हमारे ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर CRPC में ही होगी। ओके, बट द ओनली थिंग मेड इट फॉल्स। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? इफ एनी कंप्लेन मेड बाय अ कस्टमर टू ए RE, मतलब जो बैंक होगा या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटी तो वही है। मैं कस्टमर हूँ, मैंने बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंप्लेन करी कि मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम कितने मिनिमम पीरियड, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए एंटरटेन नहीं होगी, तभी मैं ओम्बड्समैन के पास जा सकती हूँ, ये क्वेश्चन है। Okay, is not replied, what is the minimum period after it's received by the RE may the customer make a complaint to the ombudsman? Okay, तो मैं रीफ्रेम करती हूँ, मैंने मैक्सिमम बोला था, मैं मिनिमम बोल रही हूँ। मैक्सिमम कितने दिन के लिए वेट करना होगा या मिनिमम कितने दिन बाद जा सकते हो? तो इट इज़ 30 days. ऑप्शंस आर 1 month, 1 year, 6 months और 3 months. इट इज़ 1 month. देखो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इज, जैसे ये कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर गया रेगुलेटेड एंटिटी के पास कि भैया मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, ये मेरी कंप्लेन है, इसे रिजॉल्व करो। 30 दिन बीत गए, 30 days आर ऑलरेडी ओवर, ठीक है, और इस रेगुलेटेड एंटिटी ने ना तो रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया या रिप्लाई नहीं किया, वट एवर इट इज़। अब ये जो बंदा है, ये कस्टमर है, वो जा सकता है ओम्बड्समैन के पास। दिस इज़ व्हाट इज़ द क्वेश्चन बेसिकली, दिस इज़ व्हाट इज़ द क्वेश्चन। CRPC में या फिर किसी भी तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो और ओम्बड्समैन
ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर अपने आप को रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो एज ए अग्रीव्ड पार्टी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? An ombudsman would send a copy of the complaint received from a customer to a RE. Is it correct? So when there is a customer who has made a complaint to the ombudsman regarding this regulated entity, this ombudsman will send a copy of this complaint to the regulated entity also. Yes, of course. Otherwise, how will this regulated entity come to know that something has raised the bell of the ombudsman as well, and we need to get it done, sorted. Yeah, the answer is true. Question number 6 on the screen. We have some questions coming from MSMED Act. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यूट प्रोवाइड्स करंट डेफिनेशन ऑफ MSMED इन इंडिया? कौन सी डेफिनेशन कहाँ से मिल रही है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन हमें मिल रही है MSMED एक्ट 2006 से, डिलेड पेमेंट एक्ट 1993 से, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से, कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से. MSME की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी दोस्तों? आप लोग बताइए. तो इतना आसान क्वेश्चन है, कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स जो एक्ट है, जिस एक्ट में MSME इन जनरल जो होता है वहीं पर ही मिलता है, बट कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है. जैसे आपसे पूछ लेंगे हाइपोथिकेशन बता रखा है इस एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, बट हाइपोथिकेशन तो सरफेसी में बताया हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी डेफिनेशन बताई हुई है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? MSMEs are governed by which of the following ministry? कौन सी मिनिस्ट्री MSME को गवर्न करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? MSMEs के बारे में बात कर रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसे गवर्न करेगी. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? जो रिवाइज नॉर्म्स हुए 2020 में 1 जुलाई 2020 को रिवीजन हुए थे क्लासिफिकेशन का. पहले माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस किसी और पैरामीटर्स पे क्लासिफाइड थी, बट अब चेंज हो गई. अब क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रो एंटरप्राइज अगर है और तो उसमें कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि वो हम ऐसा बता सके कि वो माइक्रो इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए. जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं कुछ भी नहीं होना चाहिए. गाइज, व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो हाउ विल यू रिमेंबर? देखो एक तरीका बताती हूँ. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इट इज़ 1, 10, 50. दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है. ओके, अब इसी को अगर मैं टर्नओवर के बेसिस पे क्लासीफाई करती हूँ तो इंटू 5 कर दो, हो जाएगा 50. इंटू 5 कर दोगे तो ओके, इट इज़ 1, 10 एंड 50. ओके, ये इंटू 5 कर दोगे तो ये 5, 50 एंड 250. इंटू 5 करना है ना, 1, 10, 50, 5, 50, 250. दिस इज हाउ इट हैपन्स. तो आपसे अगर कोई पूछता है कि स्मॉल बताओ प्लांट एंड मशीनरी में कितना होना चाहिए, तो इट इज़ 10. या स्मॉल बताओ टर्नओवर कितना होना चाहिए, इट इज़ 50. इट इज़ ऑल इन CR, ऑल ऑन करोर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू नीड टू रिमेंबर. इसलिए आंसर हमारे केस में हो जाता है B, क्योंकि हमारे से पूछ रहे हैं माइक्रो बताओ और प्लांट एंड मशीनरी के साथ बताओ, टर्नओवर वाला नहीं पूछ रहा है. तो 1 हुआ ना, 1 करोड़ हुआ. आंसर इज B टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है कोर्ट में किसी डिक्री के अगेंस्ट, जो कि या तो फैसिलिटेशन काउंसिल ने दिया है या किसी इंस्टीट्यूशन ने दिया है या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन ने दिया है जो कि ADR के थ्रू MSME में हुआ था, तो कितने % अमाउंट जमा कराना होगा कोर्ट को? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ कोर्ट बाय अ बायर फॉर सेटिंग असाइड एनी डिक्री और अवार्ड मेड ईदर बाय द फैसिलिटेशन काउंसिल और बाय द इंस्टीट्यूशन और सेंटर प्रोवाइडिंग ADR, that is alternate dispute resolution services, what is the percentage of the amount of the decree or the award is to be deposited with the court by the buyer?
कितने पैसे देने पड़ेंगे? बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपसे सामान खरीदा, आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाइड हो, मैं बायर हूँ, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने पेमेंट नहीं करी, हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो फैसिलिटेशन काउंसिल को ये हमारा डिस्प्यूट रेफर हो गया। अब फैसिलिटेशन काउंसिल या तो खुद या तो ADR के थ्रू या किसी सेंटर के थ्रू हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास एक अवार्ड आया, मान लेते हैं एज ए बायर मेरे पास एक अमाउंट आया जो मुझे सबमिट करना है, और मैं इस अग्रीव्ड हूँ, मैं बोल रही नहीं मैं तो नहीं, मैं इसकी अपील करूँगी, कोर्ट में जाऊँगी। जब मैं कोर्ट में जाऊँगी तो जो अमाउंट मुझे बोला है ना, उसका कितना प्रतिशत मुझे जमा कराना पड़ेगा, तब कोर्ट मेरी बात सुनेगा। बाद में हो सकता है मुझे वापस मिल जाए, बट अभी कितना जमा कराना पड़ेगा? 12.5, 75, 5 की 50, वेरी इंपॉर्टेंट है, 75% जमा कराना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सरफेसी DRT या फिर DRT एक्ट में ही DRT देखती हूँ और DRAT जाना होता है तो 50% कराना होता है, जो कम भी करा जा सकता है 25% अगर DRAT सेटिस्फाई हो जाता है, बट यहाँ पे 75% है और कुछ कम करने की कोई गुंजाइश हमारे को बता नहीं रखी है। Okay, it is 75%. And with this we have come to the end of the session guys. अगर आपको ऐसे ही और questions करने हैं, कंटेंट को अच्छे से समझना है, पूरी नॉलेज हासिल करनी है, तो आप ऑलिव बोर्ड पे एक्सीलेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेस्ट ऑफ पॉसिबल वे में। आपको जहाँ हम कंटेंट भी देते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। ओके, टेस्ट भी मिलेंगे, केस स्टडीज़ भी मिलेंगी, और जो कंटेंट है वो खुद टीचर्स ने बनाया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड दिशा टू अवेल डिस्काउंट ऑन द फीस। वैसे फीस ₹3499, बट ये भी स्लैश डाउन होके कम हो जाएगी टू वट एवर परसेंटेज मैक्सिमम डिस्काउंट चैनल वेबसाइट पे चल रहा होगा। जैसे मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ वेबसाइट पे, हम चलते हैं ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर। ओके, यू गो टू ऑलिव बोर्ड, अभी 40% ऑफ चल रहा है इस समय। तो कैसे लेंगे? आप कोर्सेज में जाएंगे, रक्षाबंधन डिस्काउंट चल रहा है, JIB CIB सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके, एंड here you are featured CIB कोर्सेज, एक्सीलेंस बैच है, बाइलिंगुअल भी, इंग्लिश भी और इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, जैसे ABFM, ABM, BFM, BRBL, HRM। आप इंडिविजुअल कोर्सेज में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। लेट्स से आपने पूरे कोर्स में कराना है तो सब्सक्राइब में जाएंगे, ये रहा पूरा कंटेंट, 3499 इज द फी, बट यहाँ पर भी अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट दिशा कूपन कोड रिडीम कीजिए एंड फी इज गोइंग टू शॉर्ट डाउन टू 2274, 2274 रुपये। Yes, 2274 is the fee that you need to pay the fee. 35% ऑफ चल रहा है इसमें, that you can avail if you use my coupon code। ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देखते हैं उस समय जो मैक्सिमम डिस्काउंट साइट पे चल रहा होगा वो आप अवेल कर पाएंगे। DISHA इज द कूपन कोड दैट यू नीड टू यूज़। ओके, दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। बाय नाउ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो, और कोई सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होता है तो ये एक नंबर है 76760 एंड 5 times 2, सुबह 10:30 से शाम को 6:30 बजे के बीच में आप बात कर सकते हो इस नंबर पे। और कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमारे से। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, CM में दिशा करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, एंड ऑफिशियल चैनल भी है ऑलिव बोर्ड का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। ओके गाइज, एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग। अगर मज़ा आया, समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द क्लासेस हैपनिंग ऑन द चैनल। फॉर नाउ आई टेक योर लीव and I'll see you in the next session with सरफेसी। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सरफेसी एक्ट से रिलेटेड। अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।